चलो दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की जादूगरनी के जूते। अच्छी कहानी लगी दोस्तों, इसलिए आपको सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनना। बहुत दिनों की बात है। पहाड़ों के नीचे जंगल के पास एक बूढ़ा व्यक्ति गंगाराम अपनी पत्नी सुमित्रा और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। अक्सर उसका परिवार भूखा रह जाता। माँ, मुझे भूख लगी है। चुप कर। इसे क्यों डांटता है बेटा? कल से इसने कुछ नहीं खाया है। इस तरह कब तक चलेगा चंपा की माँ? मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करके लाता हूँ। गंगाराम दिन भर जंगल में भटका और उसने कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की। इन्हें पास के गांव में बेचकर कुछ खाने को लाऊंगा। गांव में कुछ सूखी रोटियों के बदले में उसने वह लकड़ी का गट्ठा बेच दिया। ले पकड़, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती। आपकी बड़ी मेहरबानी, इतना ही बहुत है। दिन भर का भूखा प्यासा गंगाराम दिन छिपे अपनी झोपड़ी पर पहुंचा। लो बच्चों, मैं रोटी ले आया हूँ, जी भर कर खाओ। रोटी? माँ, ये रोटी तो बहुत सख्त है। पानी में भिगो कर खा ले बेटी। रात को जब बच्चे गहरी नींद में सो गए, सुमित्रा, इस तरह कब तक चल पाएगा? हम तो भूखे भी रह सकते हैं, पर ये बच्चे, कुछ तो करना ही होगा। आखिर हम लोग भी कब तक भूखे रह सकेंगे? मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन अपनी आंखों के सामने मैं अपने बच्चों को भूखा मरते नहीं देख सकता। फिर किया क्या जाए? इससे तो अच्छा कि हम इन्हें इनके भाग्य के भरोसे जंगल में छोड़कर काम की तलाश में कहीं दूर चले जाए। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अचानक अजय की नींद खुल गई थी। वह चुपचाप दोनों की बातें सुनने लगा। फिर अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता हुआ देखना। मैं भी कहाँ से रोटी लाऊं? हर तरह का काम करके देखा, पर रोटी नसीब नहीं हुई। फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी हो, करो। मैं भी अपने दिल पर पत्थर रख लूंगी। सुमित्रा, रो मत। भाग्य ने चाहा तो हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। मैं भी तो अपनी छाती पर पत्थर रख रहा हूँ। क्या मुझे अपने बच्चों से प्यार नहीं है? सुबह होने से पहले यह अजय चुपचाप उठा और झोपड़ी से बाहर की ओर चल दिया। अगर हम जंगल में खो गए तो घर कैसे लौटेंगे? बाहर आकर अजय एक सफ़ेद पत्थर के पहाड़ पर चढ़ गया और छोटे छोटे पत्थर के कंकड़ इकट्ठे करके अपनी जेब में भरने लगा। रास्ते में निशानी डालने में ये पत्थर बहुत काम आएंगे। थोड़ी देर बाद वह घर लौटा और चुपचाप जाकर अपने बिछौने पर लेट गया। सुबह होते गंगाराम ने दोनों बच्चों को जगाया। अजय, उठ बेटा, देख सुबह हो गई है। हमें अभी जंगल में लकड़ियाँ चुनने चलना है। मुझे सोने दो। थोड़ी देर बाद गंगाराम और सुमित्रा दोनों बच्चों को लेकर जंगल की ओर चल दिए। पिताजी, जंगल में खाने को मीठे मीठे फल मिलेंगे? हाँ बेटी, वापस लौटने के लिए इन कंकड़ों की पहचान काम आएगी। माँ, हम कितनी दूर जाएंगे? बेटे, जंगल में थोड़ी दूर बहुत सारे मीठे मीठे बेर लगे हैं। जब तक हम लकड़ी बिनेंगे तब तक दोनों बेर खाना, पर हम आपके धोखे में नहीं आएंगे। मीठे मीठे बेर मैं खूब पेट भरकर खाऊंगी। अजय, तू पीछे क्या कर रहा? जल्दी आ, हम बेरों के जंगल के पास पहुंच गए हैं। आया पिताजी। चारों बेरों के जंगल में पहुंचे। बच्चों, तुम बेर तोड़ो, हम लकड़ी बीन कर लाते हैं। आप चाहो पिताजी, हम आपको यहीं मिलेंगे। मेरे बच्चे। माँ बाप के जाने के बाद अजय और चंपा ने छक कर बेर खाए। वाह, कितने मीठे बेर हैं। हाँ भैया, ढेर सारे बेर। हम घर भी ले चलेंगे। ज़रूर। धीरे धीरे सांझ होने लगी। भैया, सांझ होने वाली है। माँ और पिताजी अभी तक नहीं लौटे। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत चंपा, मुझे लगता है वे रास्ता भूल गए हैं। चलो हम दोनों घर चलते हैं। अजय सफ़ेद कंकड़ों की पहचान देखता हुआ चंपा के साथ वापस लौट पड़ा। जरा धीरे चलो भैया, मैं थक गई हूँ। जल्दी जल्दी आ, रात होने से पहले हमें घर पहुँच जाना चाहिए। बच्चों को वापस आया देखकर उनके माँ बाप चौंक पड़े। मेरे बच्चों, तुम कहाँ रह गए थे? हम तो तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढते रहे थे। हम आपके लिए मीठे मीठे बेर लाए हैं पिताजी। माँ, आज मैंने खूब पेट भरकर बेर खाए। मेरी अच्छी बेटी, कल हम तुम्हें फिर वही ले चलेंगे। लेकिन माँ, अब वहाँ बेर नहीं है। हमने सारी झाड़ियाँ खाली कर दी हैं। कोई बात नहीं, कल हम तुम्हें अखरोट के जंगल में ले चलेंगे। दूसरे दिन गंगाराम बहुत सवेरे उठ गया और उसने अपनी पत्नी और बच्चों को जगाया। उठो, सवेरा होने को है। बाप रे, आज तो मैं कंकड़ भी नहीं ला सका। अब क्या करूं?
आज इन बेरों से ही रास्ते की पहचान बनाऊंगा। कुछ देर बाद चारों जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में अजय पहचान के लिए बेरों को डालता हुआ पीछे पीछे चलने लगा। अजय जल्दी आ, क्या खेल कर रहा है? कुछ नहीं पिताजी, मैं आपके साथ साथ ही तो चल रहा हूँ। काफ़ी दूर चलने के बाद वे अखरोट के जंगल में पहुँच गए। देखो, जंगल का मामला है, यहाँ बड़े बड़े भयानक जानवर हैं। इधर उधर मत जाना, हम अभी आते हैं। ठीक है, आप जाइए। माँ बाप के जाने के बाद बच्चे अखरोट तोड़ने लगे। चंपा, जल्दी से इन्हें एक जगह इकट्ठा कर ले। भैया, मेरे सिर में अखरोट मत मार देना। अखरोट तोड़ने के बाद आओ हम घर चलते हैं, माँ और पिताजी बाद में आते रहेंगे। लेकिन भैया, हमें तो रास्ता भी मालूम नहीं है। तू चल तो, रास्ता मुझे मालूम है। आते समय रास्ते में मैं जंगली बेर पहचान के लिए गिरा आया था। फिर तो चलो। लेकिन रास्ते में उन्हें एक भी बेर नहीं मिला। भैया, अब हम घर कैसे पहुँचेंगे? लगता है मेरे द्वारा डाले गए बेरों को ये पक्षी खा गए। लेकिन तू घबरा मत चंपा, मैं ज़रूर रास्ता ढूंढ लूँगा। जंगल में भटकते 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 दोनों बच्चों को रात ने घेर लिया। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबरा मत बहन, मेरे रहते तुझे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जंगल का भयावह वातावरण देखकर चंपा की चीख निकल गई। ही, डर मत चंपा, जब तक इन जंगली जानवरों को छेड़ा न जाए तब तक यह किसी पर आक्रमण नहीं करते। फिर भी इनसे बचने के लिए हम इस पहाड़ी के ऊपर चलते हैं। पहाड़ की कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए दोनों बच्चे चोटी पर पहुंच गए। इधर आजा मेरे पास, यहाँ कोई खतरा नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ भैया। नीचे जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ें ऊपर भी आ रही थी। दहाड़। भैया, शेर की दहाड़ सुनाई दे रही है, कहीं वह इधर ही तो नहीं आ रहा? डर मत पगली, शेर इतनी ऊंचाई तक कभी नहीं आ सकता। यह ले अखरोट खा ले, मैं रात को सोने की जगह ढूंढता हूँ। मुझे भूख नहीं है भैया, मुझे माँ की याद आ रही है। हिम्मत रख बहन, वो देख सामने रोशनी है, वहाँ ज़रूर कोई रहता होगा। चल हम वहीं चलते हैं, आज की रात वहीं बिताएंगे। वहाँ कौन रहता होगा भैया? जंगल में कोई भूत प्रेत न हो? पगली कहीं की, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यह हमारे मन का डर है। फिर भी भैया हमें होशियार रहना चाहिए। दोनों एक गुफा के सामने पहुँचे। रोशनी इसी गुफा में से आ रही है, आओ भीतर चलकर देखते हैं। भैया, पता नहीं भीतर कौन हो, मुझे तो डर लग रहा है। अजय चंपा की कलाई पकड़े भयभीत हुए बिना गुफा में प्रविष्ट हो गया। भैया, यहाँ जरूर कोई राक्षस रहता है, यह देखो। देख रहा हूँ, पर मैं उस राक्षस का खात्मा कर दूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। भीतर गुफा बहुत चौड़ी थी। दोनों वहाँ का दृश्य देखकर चौंक पड़े। हा 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 हा, यह तो बड़ी भयानक राक्षसनी है भैया। कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? बूढ़ी माँ, हम जंगल में भटकते भटकते यहाँ आ पहुँचे हैं, हमें आज की रात यही सोने दो। अजय ने बुढ़िया को अपना परिचय दे दिया। ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ, तुम्हें भूख भी तो लगी होगी। हाँ माँ, भूख तो लगी है। बूढ़ी जादूगरनी ने कुछ फल और दूध के 2 गिलास दोनों के सामने लाकर रखे। चुपचाप यह दूध पी लो और उस बिछोने पर पड़कर सो जाओ। जी। आधी रात होने पर, अरे तुम अभी तक सोए नहीं, चुपचाप सो जाओ वरना गर्दन काट दूंगी। तीनों डरकर फौरन लेट गए और आंखें बंद कर ली। मैं थोड़ी देर के लिए गुफा से बाहर जा रही हूँ, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो मैं उसका खून पी जाऊंगी, समझे? और जादूगरनी गुफा से बाहर चली गई। इधर जादूगरनी के गुफा से बाहर जाते तीनों बच्चे उठ खड़े हुए। अजय दूसरे लड़के से बोला, तुम कौन हो भाई? मेरा नाम संजय सिंह है, मैं चंदनगढ़ का राजकुमार हूँ। है राजकुमार होकर इस भयानक जंगल में इस जादूगरनी के पास तुम क्या कर रहे हो? हमें पूरी बात बताओ। बहुत दुख भरी व लंबी कहानी है मेरी, फिर भी सुनाता हूँ तुम्हें। एक दिन मेरे पिता चंदन सिंह ने राजमहल के प्रांगण में एक यज्ञ का आयोजन किया। ओम नमः शिवाय। तभी आकाश मार्ग से उड़ता धूम्रपान नामक राक्षस उधर आया। धूम्रपान, जिसको धुआं पीना अत्यंत प्रिय है, यज्ञ से उठते धुएं को पीने लगा। आहा, धुआं, मजा आ गया स्वरूप। इससे यज्ञ में व्यवधान पड़ा।
महाराज रोकिए इस राक्षस को वरना यज्ञ विफल हो जाएगा। जी महात्मन। पिताजी ने सैनिकों को आज्ञा दी। सैनिकों मार कर गिरा दो इस दुष्ट को। लेकिन सैनिकों के बाणों से राक्षस का कुछ न बिगड़ा। साए साए। यह देख पिताजी ने खुद धनुष उठाया और निशाना साध कर बाण छोड़ दिया। साए। बाण जाकर धूम्रपान के पैर पर लगा। वह दर्द से चिंगाड़ उठा। आ। उसकी चिंगाड़ से हुई कंपन से पूरा पंडाल नीचे गिर गया। हजारों लोग उसके नीचे दब गए। हाय मरा, बचो, हाँ बचाओ, भागो। धूम्रपान नीचे उतर आया। उसने हाथ बढ़ाकर कुछ लोगों को अपने पंजों में जकड़ लिया। बचाओ, जिसमें मेरी बहन भी थी। पिताजी मुझे बचाइए। फिर वह आकाश में उड़ गया। बचाओ बचाओ, माँ, भैया, पिताजी। पिताजी या सैनिक उसके पीछे गए भी, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। इस घटना के बाद माँ एवं पिताजी बहुत उदास रहने लगे। रानी हमारी आंखों के सामने हमारी पुत्री को एक राक्षस उठाकर ले गया और हम कुछ न कर सके। महाराज आप दुखी क्यों होते हैं? यह तो विधि का विधान था। मुझसे यह सब देखा ना गया। मैं किसी को बताए बिना शाही वस्त्रों को उतार साधारण वस्त्र धारण करके चुपचाप अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ा। फिर दिन दिन रात चलता हुआ मैं एक भयानक जंगल में पहुंचा। उस सघन वन में मैंने एक आश्चर्य देखा। एक महात्मा जी दोनों हाथों के बल पर एक तलवार पर खड़े थे। मेरे पास जाने पर महात्मा जी बोले, आओ पुत्र, इस बियाबान जंगल में क्यों घूम रहे हो? मैंने उन्हें अपने घर से निकलने का कारण बताया। मुनिवर, मैं धूम्रपान राक्षस को खोजने निकला हूँ। पुत्र, तुमने बड़ा साहस किया। वह तो अजय राक्षस है। मुनिवर, आप केवल मुझे उसका पता बता दे। पुत्र, उसका पता तो मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, मेरा बड़ा भाई पूर्व में इस जंगल के बाहर अक्षी नदी के तट पर तपस्या कर रहा है। वह तुम्हें उस राक्षस का पता बता सकता है। फिर मैं महात्मा जी से विदा लेकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। जंगल से बाहर निकलकर मुझे नदी दिखाई दी। आगे चलकर मैंने एक और आश्चर्य देखा। जंगल से बाहर निकलकर मुझे नदी दिखाई दी। मैं नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। आगे चलकर मैंने एक और आश्चर्य देखा। एक महात्मा जी दोनों हाथों के बल पर दो भालों पर खड़े थे। मैंने आगे बढ़कर महात्मा जी को प्रणाम किया। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव बच्चा। उन्हें अपने आने का कारण बताया तो वे बोले, बेटा, धूम्रपान का पता तो तुम्हें हमारा बड़ा भाई ही बता सकता है। वे कहाँ मिलेंगे महात्मन? बेटा, सामने जो पर्वत नजर आ रहा है वो उसके शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। अच्छा मुनिवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं चलता हूँ। फिर मैं वहाँ से चल दिया और पहाड़ पर चढ़ने लगा। पहाड़ पर चढ़ने के लिए मुझे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। खों खों। फिर भी मैं पर्वत शिखर पर पहुँच ही गया। वहाँ मैंने तीसरे महात्मा जी को देखा। वह दो घूमते हुए चक्रों पर हाथ टिकाए खड़े थे। मैंने महात्मा जी को प्रणाम किया। पूज्यवर प्रणाम। चिरंजीवी रहो पुत्र। वे बोले, यहाँ कैसे घूम रहे हो पुत्र? महात्मन, मेरी बहन को धूम्रपान और मैंने उन्हें भी अपनी कहानी सुना दी। कुछ क्षण बाद महात्मा जी बोले, पुत्र, तुम निस्संदेह साहसी हो, किंतु धूम्रपान केवल चंडिका की तलवार से ही मारा जा सकता है। चंडिका की तलवार यह कहाँ मिलेगी महात्मन? चंडिका उसकी मौसी का नाम है। वह उस सामने वाले पहाड़ पर एक गुफा में रहती है। उसके पास दो भेड़ियों के जूते भी हैं। वह जूते तुम्हें धूम्रपान तक पहुंचाने में मदद करेंगे। फिर मैं महात्मा जी से विदा लेकर यहाँ पहुंचा। अरे, लगता है चंडिका कहीं बाहर जा रही है। चंडिका ने हाथ हवा में उठाए और मंत्र पढ़ने लगी। रंग बिरंगी आकाश की लहरों, आओ मेरे प्यारे भेड़ियों। देखते देखते दो भेड़िए आकाश से उतर आए और जूतों में परिवर्तित हो गए। जूते पहनते चंडिका का आकार बढ़ने लगा। फिर वह आकाश मार्ग से कहीं उड़ गई। उसके जाने के बाद मैं गुफा में प्रविष्ट हो गया। अरे बाप रे, यह तो आदमखोर है। यहाँ उसका इंतजार करते करते मुझे नींद आ गई। मेरी नींद खुली जादूगरनी की कर्कश आवाज़ से
वाह शिकार खुद आ गया आज गुफा में, हा 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 हा। तभी तुम लोग भी आ गए यहाँ पर चंडिका का भोजन बनने। और वह तलवार कहाँ है? वह खंभे पर लटकी हुई है। आओ उसे उतारते हैं। पर कैसे? वहाँ तो अपना हाथ ही नहीं पहुँचेगा। तीनों खंभे के पास पहुँच गए। आओ संजय, तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। संजय सिंह अजय के कंधे पर चढ़ गया। मेरा हाथ तलवार तक नहीं पहुँच रहा भैया। भाई रुको, मैं चंपा को भी ऊपर चढ़ाता हूँ। अजय ने चंपा को भी ऊपर चढ़ा लिया। संभल कर बहन। चंपा ने तलवार उतार कर नीचे फेंक दी। यह तो बड़ी भारी है भैया। और साथ ही तीनों जमीन पर गिर पड़े। ओ, तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं भैया। आओ भाई, इस तलवार को लेकर यहाँ से भाग चले। अरे यह तो बहुत भारी है भाई। रुको, हम भी आते हैं। तीनों तलवार को उठाकर गुफा से बाहर निकल पड़े। जोर लगा के हंसा, दम लगा के हंसा और एक चट्टान के पीछे छिप गए। अब हम उस चुड़ैल के आने का इंतजार करेंगे। थोड़ी देर बाद ही जादूगरनी वापस आ गई। वाह, आज खूब मदिरा पान किया। अब उन तीनों का लहू पान करूंगी। नीचे उतरकर उसने अपने जूते उतारे। दोनों जूते भेड़िए बन गए और जादूगरनी के अंदर जाते ही आसमान में उड़ गए। अब तीनों बच्चे भी बाहर निकल आए। आओ भाई जल्दी मंत्र पढ़ो। हमें अंदर न पाकर वह जादूगरनी बाहर आती होगी। हाँ भाई, रंग बिरंगी आकाश की लहरों, आओ मेरे प्यारे भेड़ियों। एक बार फिर दोनों भेड़िए नीचे आ गए। वाह, मज़ा आ गया भैया। अजय ने जल्दी से भेड़ियों के जूते पहने और उसका शरीर भी जादूगरनी की तरह विशाल हो गया। हाँ हाँ, लाओ मेरी तलवार। भैया इतने बड़े? उसने तलवार उठाई और गुफा पर दे मारी। धड़ाम। धमाके के साथ ही गुफा ध्वस्त हो गई। अजय ने दोनों को अपने कंधों पर बिठा लिया। जादूगरनी तो अंदर ही मर गई होगी। संजय, आओ अब धूम्रपान के पास चले। हाँ चलो भाई। हो मेरे प्यारे भेड़ियों, मुझे धूम्रपान राक्षस के पास ले चलो। सुबह होते ही अजय दोनों के साथ जंगल के बीच बने एक महल के सामने उतरा। अजय ने धूम्रपान को ललकारा। धूम्रपान कहाँ है? बाहर आ, तुझे तेरी मौत पुकार रही है। अजय की आवाज़ सुनकर धूम्रपान भागता हुआ बाहर आया। कौन गुस्ताख पुकार रहा है? मैं किसकी मौत आई है? तेरी। धूम्रपान ने भी दैत्य रूप धारण कर लिया। उसने हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में एक गदा आ गया। धूम्रपान ने अजय पर कई वार किए। ले संभाल मेरा वार। लेकिन अजय उसके वार बचाता रहा। फिर मौका पाते उसने चंडिका की तलवार के एक ही वार से धूम्रपान का सिर धड़ से अलग कर दिया। खचाक। हाँ। धूम्रपान के मरते ही उसका महल गायब हो गया। जुम। और सारे बंदी नजर आने लगे। संजय भागकर अपनी बहन से मिला। भैया, दीदी। फिर सब अजय के कंधों पर बैठकर चंदनगढ़ के लिए उड़ चले। कुछ ही देर में वे चंदनगढ़ के राजमहल के प्रांगण में उतरे। अजय ने सबको नीचे उतार दिया, फिर जूते उतारकर भेड़ियों को विदा कर दिया। तभी राजमहल से राजा रानी, राजकुमार संजय और राजकुमारी के आने की खबर सुनकर बाहर आए। बेटी, माँ, पिताजी, तुम आ गए मेरे लाल। पिताजी, यह सब अजय और चंपा की मदद से संभव हुआ है। फिर राजा ने अजय को बहुत सारा धन देकर विदा किया। फिर आना मित्र, अवश्य। फिर अजय और चंपा को कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। वे अपने माँ बाप के साथ खुशी के दिन बिताने लगे। माँ बेर लेने जंगल चले। हट शैतान। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।